हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने नेचुरल लॉ थ्योरी में ये पढ़ा था दैट 19th सेंचुरी के आते आते जो नेचुरल लॉ थ्योरी है उसके अगेंस्ट में काफ़ी दूसरे ऑल्टरनेटिव स्कूल्स आने स्टार्ट हो गए थे एंड वन ऑफ द स्कूल इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हु इज़ अ फादर एंड फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जॉन ऑस्टिन ये है फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड जेरेमी बेंथम इज फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। अब जेरेमी बेंथम ने अपनी जो थ्योरी है ये बहुत ही पहले ये दे के चले गए थे। उनके थ्योरी के बेसिस में ही जॉन ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी फ्रेम की है। ठीक है, अब ये जो स्कूल है इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम UBI civitas IBI lex. It means where there is a state there will not be anarchy. तो जहाँ पे स्टेट होगा वहाँ पे एनार्की फॉर्म हो ही नहीं सकती है। तो बेसिकली जो एनालिटिकल स्कूल है इट फोकसेस ऑन पॉजिटिव लॉ। ठीक है, और पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है लॉ एज इट इज, जैसे लॉ है वैसे ही ये उसमें फोकस करते हैं रेदर देन लॉ एज इट शुड बी। तो जो एनालिटिकल स्कूल है ये इसमें फोकस नहीं करते हैं कि लॉ क्या होना चाहिए था, ये फोकस करते हैं लॉ एज इट इज, दैट इज लॉ अभी प्रेजेंटली जैसा है ये उसमें ही फोकस करते हैं। तो जो एनालिटिकल स्कूल के जितने भी ज्यूरिस्ट है ये पास्ट एंड फ्यूचर लॉ से कंसर्न नहीं है, ये जो प्रेजेंट लॉज है, जो लॉ दैट इज एक्चुअली करेंटली फाउंड उसी में ही ये फोकस करते हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल स्कूल के हिसाब से लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, और ये सोवरेन कौन है? स्टेट है। ठीक है, इसीलिए इस स्कूल को बोला जाता है साथ में इम्पेरेटिव स्कूल। अब इस स्कूल को ना पॉजिटिविस्ट स्कूल भी बोला जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव लॉ में फोकस करता है, और इनके जो ज्यूरिस्ट है इनको पॉजिटिविस्ट भी बोला जाता है। अब देखो, ये जो टर्म है पॉजिटिविज्म, ये एक ज्यूरिस्ट है ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने इन्वेंट किया था। और ये जो एनालिटिकल स्कूल है इट इज डोमिनेंट इन इंग्लैंड, दैट इज वाई द स्कूल इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश स्कूल। ठीक है, अब एनालिटिकल स्कूल के फीचर्स क्या है? सबसे पहले इट फोकसेस ऑन लॉ एज इट इज, दैट इज पॉजिटिविज्म। तो एनालिटिकल स्कूल यही पढ़ता है कि लॉ क्या है एग्जैक्टली, व्हाट लॉ इज, एंड ये इसमें फोकस नहीं करता व्हाट लॉ ऑट टू बी, कि क्या इसको होना चाहिए था। सेकेंड है दैट एनालिटिकल स्कूल सेपरेट लॉ फ्रॉम मोरालिटी। अब देखो, नेचुरल स्कूल तो मॉरलिटी में फोकस था एंड जो एनालिटिकल स्कूल है ये सिर्फ लॉ में ही फोकस करते हैं। तो जो मॉरल कंसिडरेशन है, एक लॉ किस तरह से इवॉल्व होता है, उसको ये नेगेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। अब देखो, जो एनालिटिकल स्कूल है ना ये सिर्फ जो लीगल रूल्स और इनके जो एप्लीकेशन है सिर्फ उन पे ही फोकस करता है। इनके लिए लॉ एंड जस्टिस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है और जस्टिस पे ये कोई भी फोकस नहीं करते हैं। फिर आ जाता है एम्फोसिस ऑन लीगल स्ट्रक्चर। अब लॉ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है जैसे डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, एनफोर्समेंट या लीगल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, राइट, ड्यूटीज एंड सोवरेंटी, एनालिटिकल स्कूल उसमें ही फोकस करता है। एंड नेक्स्ट देन आ जाता है साइंटिफिक मेथडोलॉजी। एनालिटिकल स्कूल जो होते हैं ये लॉजिकल एंड एम्पिरिकल मेथड यूज करते हैं लीगल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। अब एम्पेरिकल मेथड मीन्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड मेथड्स। ठीक है, लास्ट फीचर है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। अब जो एनालिटिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट है वो बोलते हैं कि वो लॉ को ना एज अ कमांड ऑफ द सोवरेन देखते हैं। ठीक है, एंड दिस कमांड इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। ठीक है, अब देखो एनालिटिकल स्कूल का ना दो मेन पर्पस थे। पहला था टू एग्जामाइन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विदाउट रिगार्ड टू देयर हिस्टोरिकल ओरिजिन्स, इवोल्यूशन, एथिकल इम्पोर्टेंस और वैलिडिटी, एंड सेकेंड टू इस्टेब्लिश अ क्लियर एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। ठीक है, तो दो पर्पस थे। पहला तो वो एग्जामाइन करेंगे कि लॉ की जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है उनको, और इसमें वो जो हिस्टोरिकल, एथिकल, इवोल्यूशन एंड मॉरलिटी को कोई भी रिगार्ड नहीं देंगे, उन सबको निगेट करके ही उसको एग्जामाइन करेंगे। एंड सेकेंडली लीगल सिस्टम को एक क्लियर एंड साइंटिफिक वे से स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ज्यूरिस्ट मेंशन किए गए हैं। हम अभी सिर्फ 4 ही ज्यूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बेंथम, ऑस्टिन, एचएलए हार्ट एंड हंस केल्सन। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं जेरेमी बेंथम।
ये 1748 टू 1832 के बीच में थे एंड इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल इन द मॉडर्न सेंस ऑफ टर्म। ठीक है, अब देखो बेंथम ने अपनी थ्योरी ना नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में दी थी। तो इनके हिसाब से नेचुरल राइट्स जो है इट इज़ अ नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स। ठीक है, इसको आप याद रखना फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेंथम ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस है एक्सपोजिटरी एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ को एनालाइज एंड एक्सप्लेन किया जाता है विदाउट कंसिडरिंग देयर मॉरल एंड इमोरल कैरेक्टर। ठीक है, तो इस ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ से एसोसिएटेड जितने भी मॉरल एंड इमोरल कैरेक्टर है उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। और जो सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इट इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग व्हाट द लॉ ऑट टू बी, कि लॉ क्या होना चाहिए। और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में फोकस होता है ऑन लॉज आइडियल एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स। अब क्योंकि एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस मॉरल एंड इमोरल कैरेक्टर को डिसरिगार्ड करता है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ एज इट इज, एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब बेंथम ने लॉ को डिफाइन किया एज असेंबलेज ऑफ सिग्नल्स, एफर्मेशंस ऑफ इंटेंशन कंसीव्ड और चोजन बाय अ सोवरेन इन द स्टेट। तो इनके हिसाब से लॉ जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स या एफर्मेशन जो सोवरेन ऑफ द स्टेट चूज करता है। अब इन्होंने कहा कि लॉ में बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ 8 डिफरेंट एस्पेक्ट। दैट इज, सबसे पहले तो ये देखना है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है। ठीक है, कि क्या ये सोवरेन का विल है कि नहीं है। सेकंड है सब्जेक्ट्स, कि लॉ किन के लिए बनाया गया है। एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट, कि लॉ का क्या एक्ट है, क्या सिचुएशन होगा या फोरबियरेंस क्या हो सकता है। एंड फोर्थ इज एक्सटेंट, कि कौन कौन से टेरिटरीज में लॉ एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड फिफ्थ है एस्पेक्ट, इट मीन्स कि लॉ क्या ये डायरेक्शनल है या सैंक्शनल है, ये क्या है एग्जैक्टली। एंड सिक्स्थ है फोर्स, सेवेंथ है रेमेडियल स्टेट अपेंडेजेस, मतलब कि लॉ के सब्सिडरी लॉज क्या है। एंड 8 है एक्सप्रेशन। ठीक है, बेंथम ने अपनी थ्योरी दी थी अपने बुक में, दैट इज लिमिट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये बुक उन्होंने 1782 में लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश बहुत साल बाद हुई थी, दैट इज इन द ईयर 1945। इस बुक में इन्होंने कहा था दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम हैप्पीनेस, और ये चाहते थे कि जितने भी लॉज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस एंड लिबर्टी प्रोवाइड करे। और इसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, दैट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। ठीक है, अब भले ही इसमें कुछ नंबर ऑफ पीपल को हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है तो ये इससे कंसर्न नहीं है। इनका मेन मोटिव यहाँ पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए। इसी कारण से इनको यूटिलिटेरियन भी कहा गया है। अब बेंथम ने लॉ को 2 एस्पेक्ट्स में डिफाइन किया है। सबसे पहले तो इन्हें कहा है लॉ इज हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट गुड, पर्पस ऑफ लॉ इज टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड अवॉइड पेन, कि लॉ का मेन पर्पस है कि वो लोगों में हैप्पीनेस ला सके और जो पेन है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, दैट इज जो सोवरेन अथॉरिटी है उस स्टेट का, वो जो भी कमांड दे रहा है दैट इज लॉ, और ये जो कमांड है इट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो इनके हिसाब से लॉ का मेन फंक्शन है टू इमेंसिपेट द इंडिविजुअल फ्रॉम बॉन्डेज एंड रेस्ट्रेंट अपॉन हिज फ्रीडम, कि एक इंडिविजुअल के फ्रीडम में जो भी बॉन्डेज या रेस्ट्रेंट लगा है वो सब कुछ हटा देने के लिए और उस इंडिविजुअल को फ्री करने के लिए। और एक बार वो इंडिविजुअल फ्री हो गया तो वो अपने आप खुद ही अपने वेलफेयर के बारे में देख सकता है। तो इसी तरीके से जो बेंथम है ही वाज अ सपोर्टर ऑफ लेजिस्फेयर। तो लेजिस्फेयर का मतलब यही होता है कि जहाँ पे उस स्टेट के जो पीपल है वो खुद से चूज कर सकते हैं कि उनको खुद को क्या करना है। ठीक है, सो ही प्लीडेड फॉर कोडिफिकेशन एंड कंडेम्ड जज मेड लॉज एंड कस्टम। अब जेरेमी बेंथम ने ना लॉज के कोडिफिकेशन के लिए कहा था कि लॉ को कोडिफाई कर दिया जाना चाहिए, और जो जजमेंट लॉज है या कस्टम्स जो है उनको ये नेगेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हेडोनिज्म डॉक्ट्रिन दिया था, जहाँ पे ये हैप्पीनेस को प्लेजर एंड पेन से कैलकुलेट करते थे।
इनके लिए जो प्लेजर है दैट इज एवरीथिंग दैट इज गुड एंड जो पेन है एवरीथिंग दैट इज बैड। तो जितने भी बुरी चीजें हैं वो सारे पेन है और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब प्लेजर है, और इसी को ये हेडोनिज्म डॉक्ट्रिन बोलते थे। अब इन्होंने देखो यूटिलिटेरियन कैलकुलस दिया था। ये बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो प्लेजर एंड पेन है हम उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितने इंटेंसिटी से या ड्यूरेशन से प्लेजर एंड पेन कोई फील कर रहा है। और ये जो यूटिलिटेरियन कैलकुलस है इन्होंने इसमें 7 फैक्टर्स दिए थे प्लेजर एंड पेन को कैलकुलेट करने के लिए। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फकंडिटी, प्योरिटी एंड एक्सटेंट। ठीक है। अब देखो बेंथम की थ्योरी काफी ज्यूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था। सबसे पहले तो इनकी जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंसिपल है ये बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इस प्रिंसिपल में इन्होंने कलेक्टिव हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कर दिया था ओवर इंडिविजुअल राइट्स। नेक्स्ट इन्होंने लॉ को जो मॉरलिटी से सेपरेट किया था वो भी काफी ज्यूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन लोगों का यही कहना था कि एक लीगल सिस्टम के लिए मॉरल कंसिडरेशंस बहुत ही जरूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि उस सिस्टम में जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी प्रिवेलेंट है, और लॉ एंड मॉरलिटी को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म था वो था कि इनकी जो थ्योरी है ये एक एजम्पशन में बेस्ड था दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड सोनली बाय द परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। तो यहाँ पे इन्होंने पेन को डिसरिगार्ड कर दिया और कहा था दैट ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ प्लेजर में ही डिपेंडेंट है। और जो इनकी जो यूटिलिटेरियन कैलकुलस जो इन्होंने दिया था ये बहुत ही इनप्रैक्टिकल एंड सब्जेक्टिव था, क्योंकि देखो प्लेजर एंड पेन जो बहुत ही हाईली सब्जेक्टिव है इनको आप मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल वैल्यूज में। और लास्ट जो बेंथम ने कॉडिफाइड लॉज में अपने फोकस रखा एंड इन्होंने जो एक लीगल सिस्टम का एक जो नेचुरल प्रोसेस है कि वो किस तरह से इवॉल्व होता जाता है उसको इन्होंने इग्नोर किया। दिस इज वाई हिज थ्योरी वॉज हाईली क्रिटिसाइज। ओके, अब हम आ जाते हैं जॉन ऑस्टिन में। जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी है ना ये बहुत हद तक बेंथम की थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस्ड है, एंड जॉन ऑस्टिन को बोला गया है फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने अपनी बुक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन में डिफाइन किया लॉ एज अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। तो इनके हिसाब से हमेशा देखो एक पॉलिटिकल सुपीरियर रहता है जो दूसरे पॉलिटिकल इन्फीरियर के ऊपर ना ऑर्डर एंड कमांड दे सकता है, और ये जो ऑर्डर एंड कमांड है ये इस पॉलिटिकल इन्फीरियर या इसके सिटीजन्स में बाइंडिंग होगा। ओके, अब देखो जॉन ऑस्टिन ने कहा दैट लॉ इज ऑफ टू टाइप्स, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब ऑस्टिन के हिसाब से ये जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है ना ये बहुत ही नेचुरल एंड यूनिवर्सल इन नेचर है, और ये एक सोसाइटी के सारे लोगों में अप्लाई होता है। अब जॉन ऑस्टिन क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट थे तो इनके हिसाब से ये जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है इट इज़ नॉट अ लॉ, क्योंकि इनके हिसाब से ये जो लॉ है ये बहुत ही वेग एंड जनरल इन नेचर है। ठीक है। और ये जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है जो ऑस्टिन बोलते हैं कि ये वो लॉज है जो एक सुपीरियर अथॉरिटी बनाता है दूसरे इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और वो उन पे बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है। इन्होंने लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज लॉ ऑफ गॉड एंड ह्यूमन लॉज। ठीक है। लॉ ऑफ गॉड को डिवाइन लॉ भी कहा जाता है, और ये जो ह्यूमन लॉज है इन्होंने कहा कि ये फर्दर 2 पार्ट में फिर से डिवाइड होते हैं, दैट इज पॉजिटिव लॉ एंड अदर लॉज। अब पॉजिटिव लॉज कौन से है? ये वो लॉज है जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर बनाता है दूसरे पॉलिटिकल इन्फीरियर के लिए या फिर कोई प्राइवेट पर्सन जिसके पास में लीगल राइट्स है। ठीक है। एंड जो अदर लॉज है ये वो लॉज है जो पॉलिटिकल सुपीरियर नहीं बनाता है। ऑस्टिन के हिसाब से ये जो अदर लॉज है इसको पॉजिटिव मॉरलिटी बोला जाता है। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ये जो पॉजिटिव लॉज है ना सिर्फ यही सब्जेक्ट मैटर है फॉर द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड पॉजिटिव लॉ इज लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड और लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू पॉलिटिकल इन्फीरियर्स। ठीक है। इन्होंने कहा दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द जनरल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। तो बेसिकली लॉ के 4 एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, दैट इज कमांड, सोवरेन, ड्यूटी एंड सैंक्शन। ठीक है। अब जो पॉलिटिकल सुपीरियर है वो कमांड देगा,
टू पॉलिटिकल इन्फीरियर, और ये पॉलिटिकल इन्फीरियर की ड्यूटी है टू ऑब्लाइज ओवर द कमांड गिवन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। अब मान लो पॉलिटिकल इन्फीरियर ये कमांड फॉलो नहीं करता है, तब उस पर क्या लग जाएंगे, सैंक्शंस, दैट इज पनिशमेंट। अब कमांड क्या है, कमांड्स आर द ऑर्डर्स एंड रूल्स जो सुपीरियर अथॉरिटी ले डाउन करता है एंड इट इज बाउंड टू बी फॉलोड बाय ऑल द इन्फीरियर पीपल अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस अथॉरिटी। ठीक है, तो जो भी सुपीरियर अथॉरिटी ले डाउन करता है रूल्स एंड ऑर्डर्स को, वो पॉलिटिकली इन्फीरियर पीपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दे आर बाउंड टू फॉलो। एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कमांड दो टाइप के हैं, दैट इज जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल कमांड वो है जो पूरे सोसाइटी में अप्लाई होंगे एंड पर्टिकुलर कमांड वो है जो एक सेट और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही बनाया गया है। ऑस्टिन बोलते हैं सिर्फ जनरल कमांड ही लॉ फॉर्म करते हैं एंड दे मस्ट बी लॉफुल एंड कंटिन्यूस। अब सोवरेन कौन है? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसके पास में पॉलिटिकल अथॉरिटी है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के बिहेवियर एंड एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस पर्सन को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को सोवरेन कहा जाता है। और साथ ही अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरेन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड इज नॉट बाउंड बाय कमांड्स ऑफ द अथॉरिटी हायर देन देम। ठीक है, तो जो सोवरेन पर्सन है ये ही सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, और जो सोवरेन है ये किसी दूसरे को ओबे नहीं करेंगे, अगर कोई इनको कमांड दे रहा है तो वो उसको ओबे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड सैंक्शन क्या है? सैंक्शन इज एनी टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स विच इज यूज इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो अगर कोई ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, सोवरेन अथॉरिटी का कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसमें सैंक्शंस लग जाएंगे, दैट इज उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब ऑस्टिन ने जो अपनी थ्योरी दी है बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट है इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले तो इनकी जो थ्योरी है वो लीगल पॉजिटिविज्म को इस्टेब्लिश की है, जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं व्हाट लॉ इज विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ मॉरलिटी एंड एथिक्स। सेकेंड जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ लॉ एज कमांड इशूड बाय सोवरेन एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत ही क्लियरली एंड प्रैक्टिकली समझाया है। नेक्स्ट इनका जो आइडिया है ऑफ सोवरेनिटी एज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी, ये दूसरे लीगल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के फाउंडेशनल बेस बन गया। एंड इन्होंने जो पॉजिटिव लॉ को दूसरे सोसाइटल रूल्स सच एज मॉरलिटी, रिलीजन एंड कस्टम से सेपरेट किया है, इसके वजह से लीगल सिस्टम को और बेटर ऑब्जेक्टिवली एंड साइंटिफिकली स्टडी किया गया है। ठीक है, लेकिन देखो ऑस्टिन की थ्योरी में भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले तो इन्होंने कस्टम्स को ही इग्नोर कर दिया जो शुरू से ही लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करते आया है। एंड सेकेंड जो क्रिटिसिज्म्स इनको फेस करना पड़ा है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ कन्फेरिंग प्रिविलेज। देखो कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जो परमिसिव कैरेक्टर के होते हैं और वो सिर्फ प्रिविलेजेस ही देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स अबाउट दैट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस टाइप के जो लॉज जो किसी को प्रिविलेज दे रहा है वो ऑस्टिन ने कवर नहीं किया है। एंड नेक्स्ट ऑस्टिन ने जजमेंट लॉज को पूरी तरीके से निगेट कर दिया था विच वॉज हाईली क्रिटिसाइज। ऑस्टिन ने ना जो कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कहा था कि ये लॉ कहलाया नहीं जा सकता, ऑल्दो वी नो दैट कि कन्वेंशन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने बोला जो पॉजिटिव लॉ है इट इंक्लूड्स द रूल्स सेट बाय प्राइवेट पर्सन्स। ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत ही वेग एंड इनडेफिनिट नेचर का है। ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को ठीक से नहीं एक्सप्लेन किया था, जबकि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेंट्रलाइज सोवरेन अथॉरिटी जो कमांड इशू करता है या सैंक्शंस एनफोर्स भी ये करते हैं। ठीक है, साथ ही ऑस्टिन की थ्योरी में मॉरलिटी का कोई प्लेस ही नहीं था। इन्होंने लॉ को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया मॉरलिटी से एंड ही ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन सैंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट ज्यूरिस्ट आ जाते हैं HLA हार्ट। इन्होंने अपनी बुक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ 1961 में ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा दैट लॉ कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स विथ अ ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन ऑप्शनल नेचर येट विच आर ससेप्टिबल टू फॉर्मलाइजेशन, लेजिस्लेशन एंड एजुडिकेशन। इसका मतलब ये होता है, HLA हार्ट ने कहा कि लॉ उन नॉर्म से मिलके बनता है जो हर जगह अप्लाई हो सकता है और जिनको फॉलो करना जरूरी भी है, दैट इज इट इज़ नॉन ऑप्शनल।
लेकिन ये जो नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मलाइज किया जा सकता है, लेजिस्लेशन के थ्रू हम लॉ बना सकते हैं और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स में एजुकेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यही कहा दैट लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, और ये सोशल नॉर्म्स, दीज रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सोशल प्रेशर दैट टेक ऑन द फॉर्म ऑफ लीगल रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स है जो सोशल प्रेशर से बनते हैं और बाद में ये लीगल रेगुलेशंस बन जाते हैं। अब ये लीगल रूल क्या है? लीगल रूल इज वन दैट एस्टैब्लिशेस अ कोड ऑफ बिहेवियर दैट इज फॉलोड विद द एक्सपेक्टेशन। ये बोलते हैं कि जो लीगल रूल है ये कोड ऑफ बिहेवियर है जो लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इसको फॉलो करेंगे। सो एज अ रिजल्ट, इवन दो अ पर्सन कैनॉट बी फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द लॉ, ही और शी इज नेवरदलेस कंसिडर्ड टू हैव अ ड्यूटी टू डू सो। तो ये बोलते हैं कि हम लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकते कि वो लॉ को रेस्पेक्ट करें, लेकिन फिर भी ये इनकी ड्यूटी है कि वो लॉ को फॉलो करें। ठीक है, तो बेसिकली जो एचएलए हर्ट है, ही इज मोर कंसर्न विद ड्यूटी रेदर देन कोएर्शन। ठीक है, और इसी को इन्होंने कहा कि ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ को फॉलो करे। ठीक है, अब इन्होंने रेगुलेशन को ना दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटीरियर। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपके साथ, एंड एक्सटर्नल का मतलब होता है बीइंग ऑब्लिगेटेड, कि आप पे कंपल्शन है, फोर्स है कि आप उसको ऑब्लाइज करो। अब एचएलए हार्ट ने दो टाइप के रूल्स का है, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, प्राइमरी रूल्स एस्टैब्लिशेस नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट और इम्पोजेस ऑब्लिगेशंस। तो ये वो नॉर्म्स है जो कंडक्ट एंड ऑब्लिगेशंस इम्पोज करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ। और सेकेंडरी रूल्स एलिमिनेट या डिटरमाइन या इंट्रोड्यूस या फिर मॉडिफाई करते हैं प्राइमरी रूल को। The rules of recognition, which give authoritative criteria for determining main norms of duty, are developed from this. ये rules of recognition एक legal system के अंदर के practices या conventions और secondary rules से develop होते हैं। ये basically help करते हैं valid legal norms जो duty के norms होते हैं और बाकी social norms या rules को अलग करने में। रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन बताते हैं कौन से नॉर्म्स अथॉरिटेटिव या बाइंडिंग है, जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स हो गए, जुडिशियल प्रेसिडेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हो गए। असल में बेसिकली देखो, ये जो रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन है ये एक लीगल सिस्टम की वैलिडिटी का जो फाउंडेशन होता है, जो इंश्योर करता है कि मेन नॉर्म्स ऑफ ड्यूटी दैट इज प्राइमरी रूल्स सही तरीके से आइडेंटिफाई या फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो द अल्टीमेट rule of recognition is the last requirement for a legal order's legality। तो बेसिकली ये जो लीगल ऑर्डर है इट मस्ट बी इफेक्टिव, मतलब कि सिटीजन जो मेन नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो अथॉरिटीज है वो सेकेंडरी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये जो रूल है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन के सारे जितने भी कंडीशंस है उसको अगर ये मीट कर देते हैं तब उसको वैलिड रूल कहा जाएगा। ठीक है, और जब लोग उन रूल को फॉलो करते हैं तब उसको इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। अब देखो, एचएलए हर्ट बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अल्टीमेट रूल ऑफ रिकॉग्निशन है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, बल्कि वो इफेक्टिव होना चाहिए कि लोग एक्चुअल में उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये एचएलए हर्ट ज़्यादा कंसर्न है रेदर दैट द रूल ऑफ रिकॉग्निशन इज लेजिटिमेट और नॉट। ओके, अब देखो एचएलए हार्ट की जो थ्योरी है ना वो बेसिकली डॉर्किन एंड फुलर ने क्रिटिसाइज किया था। डॉर्किन ने कहा कि एचएलए हार्ट ने जो डिस्टिंक्शन किया है बिटवीन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, उसको हम एज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स की तरह नहीं देख सकते, रेदर ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है दे आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ साउंड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। एंड फुलर ने कहा दैट द लीगल सिस्टम एज अ टूल फॉर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर शुड बी कंसर्न विद both law as it is and law as it ought to be. Thus, the law cannot be completely divorced from the concept of morality. तो फुलर ने यही कहा कि हम लॉ को दोनों तरीके से ही हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट लॉ एग्जैक्टली इज एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी। ठीक है, लॉ को कम्प्लीटली हम मोरालिटी से अलग नहीं कर सकते। लास्ट आ जाते हैं हंस केल्सन। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ।
अब देखो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में इनकी थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम एक अलग से डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हंस केल्सन की जो थ्योरी है उसको हम ज़्यादा डिटेल में कंप्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, ओके। अब हंस केल्सन ने अपनी बुक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में कहा दैट लॉ शुड बी डिवॉइड ऑफ एनी सोशल साइंसेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एथिक्स, मॉरलिटी, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी एक्सेट्रा। तो इन्होंने लॉ को कम्प्लीटली जितने भी सोशल साइंसेस है या एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन सब से अलग कर दिया। सो बेसिकली ही डिफाइंड लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस वेयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन सम kinds of norms which have been laid down in the system. He was against natural law theory. तो इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है, जहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉर्म हुए हैं वो दूसरे नॉर्म से ही फॉर्म हुए हैं और ये जो दूसरा नॉर्म है ये एक सिस्टम में ही बनाया गया है, ठीक है। और हंस केल्सन क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे लॉ से, सो ही वॉज अगेंस्ट द नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक है। अब ये नॉर्म्स क्या है? He said norms here refer to any kind of direction that authorizes and validates a certain act. This can be seen as law is the body of norms with stipulate sanctions. कि नॉर्म्स वो डायरेक्शन है जो एक एक्ट को ऑथराइज करता है या वैलिडेट करता है, ठीक है। नाउ ही बिलीव्ड इन हायरकी ऑफ नॉर्म वेयर वन नॉर्म इज डिराइव्ड एंड इज वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ अ हायर एंड मोर सुपीरियर नॉर्म एंड द मोस्ट सुपीरियर नॉर्म इज नोन एज ग्रंड नॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कहा दैट ये एक नॉर्म है, ठीक है। अब ये जो नॉर्म है ना ये अपने सुपीरियर नॉर्म से वैलिडेट होता है, ठीक है, नॉर्म 2। और ये जो नॉर्म 2 है ये और अपने सुपीरियर नॉर्म से वैलिडेट होगा, नॉर्म 3। एंड नॉर्म 3 भी अपने सुपीरियर नॉर्म से वैलिडेट होगा, दिस इज नॉर्म 4, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो मोस्ट सुपीरियर नॉर्म है, अब यहाँ पे नॉर्म फॉर्म है, सो दिस सुपीरियर नॉर्म इज नोन एज ग्रंड नॉर्म। और यही ग्रंड नॉर्म के बेसिस में ये सारे नॉर्म्स आए हैं और ये जो नॉर्म्स है ये ग्रंड नॉर्म के कॉन्ट्ररी नहीं हो सकते, कि इस ग्रंड नॉर्म के अगेंस्ट में नहीं हो सकते, ठीक है। और बाकी एनालिटिकल ज्यूरिस्ट की तरह इनका भी यही कंसर्न था दैट वी कंसिडर लॉ एज इट इज एंड नॉट लॉ एज इट ऑट टू बी। अब देखो जो केल्सन की जो थ्योरी है उसको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि इनकी जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ये प्रैक्टिकल नहीं है कहीं ना कहीं तरीके से, क्योंकि इन्होंने एथिक्स, मॉरलिटी एंड जस्टिस को कंसिडरेशन में नहीं लिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी फ्रेम द लॉ। और इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रंड नॉर्म है इट इज़ वेरी वीक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, हिस्ट्री एंड मॉरलिटी इटसेल्फ। जो दूसरे इनके क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि इनके ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रंड नॉर्म है ना ये खुद ही प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, एथिक्स एंड मॉरलिटी में बेस्ड है, और जबकि ये खुद ही हिस्ट्री, एथिक्स एंड मॉरलिटी को डिसरिगार्ड करे जब ये खुद लॉ की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एज अ होल क्रिटिसिज्म भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखो जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है इट हैज़ ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन पॉजिटिविज्म, ठीक है। इन्होंने फोकस किया है स्ट्रिक्टली ऑन लॉ एज इट इज़, और लॉ को इन्होंने कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया था फ्रॉम मॉरलिटी और एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका स्कोप ऑफ एनालिसिस है वो बहुत ही नैरो है, इन्होंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। ये जो स्कूल है कम्प्लीटली इग्नोर करता है सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो लॉ को एनफोर्स और क्रिएट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इन्होंने लॉ का एक बहुत ही स्टैटिक व्यू दिया है, लॉ इज एवर इवॉल्विंग, ठीक है, ये डायनेमिक है, इट इज नॉट स्टैटिक। सो ऑन दिस बेसिस एनालिटिकल स्कूल वाज क्रिटिसाइज्ड। एनालिटिकल स्कूल हैव इग्नोर्ड द कस्टम एंड अनरिटन लॉज। अब काफ़ी ऐसे लीगल सिस्टम्स है करेंटली जो अनरिटन लॉज में डिपेंडेंट है। अब जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है। एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट है इन्होंने सोवरेंटी को मिस इंटरप्रेट किया है, ठीक है। स्पेशली ऑस्टिन ने जो अपनी सोवरेंटी की जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ही आउटडेटेड है और इन एप्लीकेबल है इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स।
लास्ट में एनालिटिकल स्कूल जो है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया है और फोकस बहुत ही अपना कम दिया है। ठीक है, तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ एनालिटिकल स्कूल। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, इनकी अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या अपनी थ्योरीज दी है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके भी बता दीजिए आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मुझसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।